जब मैंने चिकित्सा शुरू ही की, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, जब मैंने चिकित्सा शुरू करी तो मैंने पहला ही पेशेंट वो लिया जो फेलियर था। मैं कोई इस मेडिकल कॉलेज में उसमें नहीं सीखा हूं, क्योंकि वहां सिखाते नहीं कुछ। मेरे पास पेशेंट आया डायबिटीज का, अब मैं दवा बना रहा उसके लिए, दवा बनाया तो बनी नहीं, क्योंकि शुरुआत है ना, गलतियां होती है। मैंने आपसे कहा ना कि आपने फार्मूले तो लिख लिया, फार्मूले से नहीं खेती होगी। अब वो दवा बनाई, उससे मैंने कहा तू दूध ले आना भाई, गाय का दूध चाहिए दवा बनाने के लिए। वो दूध ले आया। अब मैंने उसको जिस टेम्परेचर पे गर्म करना था मिट्टी की हांडी में नहीं हुआ उतना वो, तो वो दवा बनी नहीं। मैंने कहा तो सारी रात हो गई इसको पकते पकते, दवा बनी नहीं। तो वो सुबह आया, बोला जी दवा बन गई। मैं रखा भाई तेरा दूध, तो पता नहीं कैसा दूध लाया, तो अब क्या कहूँ उसको कि मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं बना पाया। मगर तू दूध ही पता नहीं कैसा लाया, बनी नहीं दवा, ये देख ये रखा तेरे सामने। बोला जी दूसरा ले आता हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं, फॉर्मूला बदलते हैं, दूसरा देता हूँ मैं तुझे, इसको बाद में देखूंगा जब मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो फिर भी मेरे को ऐसे पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट तो वो तो अलग चर्चा हो जाएगी। चिकित्सा भी करता हूं मैं होम्योपैथ आयुर्वेद में, है ना, होम्योपैथ और आयुर्वेद दोनों चिकित्सा करता हूं जी। बहुत ही शानदार चर्चा ये चली है। हमारे विष्णु भाई ने कृषि का विषय उठाया, उसी विषय को सचिन भाई ने आगे बढ़ाया। हम जो ये इसका जिस विषय पर चर्चा हो रही है, इसको हमको मूल को समझना चाहिए। अगर मूल हमारी समझ में आ गया तो हमारी बुद्धि अपने आप काम करनी शुरू कर देगी। अगर हमारे अंदर विवेक है तो अपने आप शुरू हो जाएगा वो। लेकिन हमको बेस को समझना पड़ेगा। बेस जब तक नहीं समझेंगे, देखिए एक है विदेशी, दूसरा है देसी और तीसरा है स्वदेशी। अब खेती की बात चल रही है, कृषि की बात चल रही है, हमारा जो जीवन है, जो बेस है, उसकी बात चल रही है। क्योंकि कृषि जो है वो हमारे जीवन के बेस से जुड़ी हुई है, वो मूलभूत आवश्यकता है हमारी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए हमारा मूल क्या है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं। शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, और हमारी जो आत्मिक चेतना है, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक वो भी हमारा बराबर बना रहे। तो ये हमारा बेस है, एक स्वस्थ, एक संपन्न और एक लंबी उड़ान भरने के लिए। अब कोई किसी क्षेत्र में कोई कंपनी आ जाए या कोई पेटेंट ले ले। अब जैसे अभी उसकी पेस्ट की बात हो रही थी, भिन्न भिन्न प्रकार के पेस्ट हैं बाजार में। अब हमारे अंदर ये भर दिया कि भाई हमको विदेशी किसी कंपनी को पैसा वो नहीं देना है, उससे हमारा, अब वहां से क्या दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के तत्व उसमें डालते हैं, एक हमसे ही वो पैसा लेते हैं। अब उसके बाद आ गया देसी, जैसे पतंजलि का टूथपेस्ट है, वो देसी है। अब इससे हमको वो देसी है। स्वदेशी क्या है, नीम के पेड़ पर गए, दतून तोड़ी और अपना शुरू हो गए, वो है स्वदेशी, वो हमारा अपना है, वो देसी। पैसे वहां भी गए और जो देसी है पैसे वहां भी गए, दोनों जगह लुटे हम। अच्छा, लेकिन प्रकृति का क्या नियम है, परमात्मा का नियम। हमारे जीवन जीने के लिए क्या चाहिए हमको? धरती, पृथ्वी, जल ये चाहिए, अग्नि ये चाहिए, वायु, सांस कैसे लेंगे, आकाश। अच्छा, इन पांचों चीजों का कोई खर्चा देना पड़ता है क्या? परमात्मा ने जब हमारे शरीर, उन्होंने व्यवस्था कर दी हमारे लिए। भाई इसको जब पैदा कर रहा हूं तो इसको जीवन कैसे चलेगा? तो जमीन चाहिए, इसको धरती चाहिए रहने के लिए। अगर धरती ना होती तो पैदा ही ना करता हो हमको।
दूसरा, जल चाहिए इसको, जीवन अगर इसको जिंदा रखना है तो इसको जल देना, तो निःशुल्क दिया। धरती निःशुल्क दी, जल निःशुल्क दिया, वायु निःशुल्क दी, अग्नि निःशुल्क दी, ये सारे आकाश उसने निःशुल्क दिया। अब इस जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर दिया है उसने, ये कैसे चलेगा? भोजन से चलेगा। तो भोजन के लिए एक नया पैसा भी खर्च ना हो, ये व्यवस्था उसने करी है। वो हमने बिगाड़ दी, वो बात अलग है। हम आए रासायनिक खेती पर। रासायनिक जीवन से अगर हम हमारा पूरा जीवन 100% रासायनिक हो जाए तो हमारा हो सकता है 28 साल। इससे ज्यादा रासायनिक पर हम नहीं जी सकते। दूसरा हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य ने रासायनिक से जब हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, और हम जो हमारा स्वदेशी सिस्टम है, देसी सिस्टम, स्वदेशी नहीं देसी सिस्टम, उसके आधार पर हम अपना जीवन जी सकते हैं 100 से 120 साल, उसके आधार पर। और एक है प्राकृतिक जीवन, नेचुरल जीवन का मतलब है परमात्मा ने जैसा दिया उसको वैसा ही ग्रहण करना। फल खाना, ये सब्जी खाना, वैसी ही बिना पकाए उसको खाना, वैसा हम जीवन, इसका मतलब उसको कहते हैं फलाहारी। और मनुष्य जो है वो ना तो रासायनिक है और ना ही वो मांसाहारी है, ना ही वो अन्नहारी है, वो फलाहारी है। और हम प्राकृतिक मतलब स्वदेशी के आधार पर प्राकृतिक जीवन हम जीते हैं, प्राकृतिक भोजन करते हैं, तो हमारा जीवन चलेगा 300 से 320 साल। ये विज्ञान है। तो उसने सारी चीजें हमारी, अब जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग में इसको बंद कर दो और 10 साल इसका इस्तेमाल मत करो, 10 वर्ष तक। तो 10 वर्ष बाद जब हम इसमें आएंगे तो क्या हाल मिलेगा इसका? जर्जर खंडर। इसमें गंदगी इतनी, मतलब इतना धूल मिट्टी इतनी भर जाएगी 10 वर्ष में। लेकिन प्रकृति जो नेचर है, हमारी जो नेचर है, उसमें इतना मतलब वो पॉजिटिविटी है। अब जो 10 साल में ये इसकी हालत हुई है, क्या उसको सुधार करने में 10 साल लगेंगे हमको? उसको ठीक करने में दिन, 2 दिन या 4 दिन, 2 दिन 4 दिन में हम फिर उसको वैसा ही बना लेंगे। जो 10 साल में बिगाड़ हुआ उसको हम कुछ दिन में वो ठीक कर लेंगे। ये नेचर में है। इसलिए प्रकृति, हमारी जो खेती का जो सिस्टम है, खेती को स्वदेशी प्राकृतिक जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक का मतलब है एक भी पैसा खर्च किए बिना खेती होना, यह प्राकृतिक है। रासायनिक से ऑर्गेनिक पर हम आ गए, ऑर्गेनिक पर और ज्यादा खर्चा, लेकिन प्राकृतिक, नेचुरल। अब नेचुरल के लिए प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं दी हैं। प्राकृतिक खेती करना, वो सारी व्यवस्थाएं प्रकृति ने करके दी है। लेकिन गड़बड़ कहां हुई है? अगर मैंने गड़बड़ की होती तो उसको मैं बहुत जल्दी वो ठीक कर सकता हूं। अब चूंकि गड़बड़ की है सार्वजनिक रूप से, अब मैं अपनी खेती को ठीक करने लगूं तो वो मैं प्राकृतिक उस पर आने लगूं, अपनी खेती को करूं, वो संभव नहीं है। प्रकृति वो सबको मिलकर के, चूंकि बिगाड़ सार्वजनिक हुआ है तो सार्वजनिक रूप से ही सुधार उसका किया जा सकता है। जिस दिन हम उस पॉइंट पर आ जाएंगे कि पूरा भारतवर्ष एक साथ अपनी खेती को प्रकृति पर, प्राकृतिक तरीके पर लाना चाहता है, तो उतना ही समय लगेगा जितना 10 साल में इस बिल्डिंग को बिगाड़ होने में, बिगड़े हुए को सुधार करने में लगेगा। क्योंकि उसने व्यवस्था ऐसी दी है। व्यवस्था क्या है? 1 एकड़ जमीन, 1 गाय, 1 एकड़ जमीन, 1 गाय, और 1 पेड़ उस 1 एकड़ में, 1 पेड़। अब 1 पेड़ 1 एकड़ में होगा, 1 गाय होगी, गाय के जो प्रोडक्ट हैं वो खेत में जाएंगे। पेड़ जो खड़ा है उस पर पक्षी बैठेंगे, तो खेत में जो आप फसल बोओगे उसमें जो नुकसान देने वाले कीट हैं, वो पेड़ पर जो पक्षी हैं वो उड़ करके उन कीटों को खाएंगे, कीटों खा करके पेड़ पर बैठेंगे, वही बीट करेंगे, मल त्याग करेंगे, तो वो दोनों का प्रकृति खड़ी हो जाएगी वहां उस खेत में। और अपने आप, और जो हम
फसल पैदा करते हैं उसमें 3 भाग होते हैं, हर पौधे के 3 भाग होते हैं। एक तो जो उस पर जो फसल आई वो तो हमारा हो गया, और वो जो उसका जो तना वेस्ट जिसको कहते हैं वो हमारे लिए जो गाय बांधी है हमने वो उसके लिए हो गया, और उसका नीचे का जो भाग है जिसको जड़ कहते हैं वो खेत के लिए हो गया। वो जो खेत के जीवाणु हैं उनको वो जो है उनका वो भोजन हो गया। ये प्रकृति जिस वक्त खड़ी हो जाएगी, लेकिन अब इस प्रकृति को मैं अपने खेत में खड़ी करने लगूं, अब मेरा जो बड़ा पड़ोस में भाई है वो रासायनिक डाल रहा, वो मुझको, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो इतनी बंधी हुई है कि जब जिमाओ, जब ऐसे खोल करके जब जिमाओ उसको मुट्ठी वो बना लो। तो ये जो हमारी व्यवस्था थी, और उसी रास्ते पर जनता सरकार मोर्चा उसी व्यवस्था को लाना चाहता है कि प्राकृतिक खेती पर आने के लिए या प्राकृतिक जीवन शैली पर आने के लिए, देखिए जब रावण रूपी एक विराट एक कुव्यवस्था खड़ी थी इस देश में, तो 14 साल का समय क्यों लगा? क्योंकि वो दोनों जो भाई निकले उन्होंने अपना रासायनिक जो जीवन आर्टिफिशियल है उसको छोड़ा, और जो दूसरे नंबर पर जो आता है देसी उसको भी छोड़ा। वो 14 साल काय पर रहे? प्राकृतिक जीवन शैली पर, प्राकृतिक जीवन शैली पर फलाहारी और रहे 14 साल, और वो सारी उन्होंने वो ऊर्जा जो चाहिए थी वो सारा जो है उस प्रकृति से लेकर के, और रावण जैसी कुव्यवस्था को वो ध्वस्त कर दिया। ये हमारे सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हमको ये, जब तक हम पूरे देश को या देशवासियों को इस मिशन से, जो हम प्राकृतिक जीवन शैली की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, वो तब तक हम जो यहां आए हैं हमने देखा, महत्व दिया होगा ना। जब तक हम किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देते हैं, प्राथमिकता हमने दी तब हम यहां हैं कि जनता सरकार मोर्चा वो काम कर रहा है जो हमारे डीएनए में पहले से पड़ा है। उस डीएनए को, डीएनए क्या है? डीएनए एक ऐसी चीज है, आप देखना, जो मैं कह रहा हूं उसको प्रत्यक्ष देखना। कहीं आप किसी फंक्शन में गए, निमंत्रण पर, निमंत्रण जब आप जाएंगे तो वहां जो भोजन की व्यवस्था आपके लिए की गई है वो 2 तरह की है। एक तो दिखावे के लिए, वो इसलिए की गई है कि अगर इसने, मतलब मैंने अगर अपने यहां आपको बुला करके, और जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो भोजन तैयार किया, तो लोग क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था कर रखी है। स्वस्थ रहने के लिए जो व्यवस्था हमको चाहिए वो व्यवस्था कर रखी है। एक व्यवस्था वो है दिखाने के लिए, जिसको बढ़िया बढ़िया पकवान बोलते हैं, जो बहुत आज का आधुनिक भोजन वो भी है, और प्राकृतिक भोजन वो भी है वहां। तो अब देखना, जहां दोनों व्यवस्था है वहां भीड़ कहां मिलेगी? दाल वाली पे, रोटी वाली पे भीड़ ज्यादा मिलेगी, या कचौड़ी पर, छोले पर, चावल पर वहां भीड़ ज्यादा मिलेगी? जहां गुड़ रखा है, साग रखा है, वहां ज्यादा भीड़ मिलेगी। अब देखना, इसको तुलना करके देख, और खुद अपने पे आजमाइश करना। दोनों तरफ जब आप देखोगे, विकल्प नहीं है तो बात अलग है। इसका मतलब हमको नेचुरली जो आवश्यकता है, मन को भी और शरीर को भी जो आवश्यकता है वो उस भोजन की है जो सादगी से भरा है। उस भोजन की जरूरत है, वो हमारे डीएनए में है। और वहां तो वो दिखाने के लिए है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है, ना स्वास्थ्य की दृष्टि से बना है वो। तो वो, इस चीज को हमको बहुत समझना पड़ेगा। तो आपके अंदर जो भारतीयता पड़ी है डीएनए में, वो आपको खींच करके यहां, इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ के संगठन है, ऐसा नहीं है। बड़े चल रहे होंगे, अब भी चल रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े अच्छे विचार वो पड़े हैं, यूट्यूब पर पड़े हैं, लेकिन उसको छोड़ करके हम यहां आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि आज के इस वातावरण में, घंघोर अंधेरे में, कुव्यवस्था में, हमारे डीएनए को वो बातें, वो विचार वो मिल रहे हैं जो जिनकी जरूरत है।
जो डीएनए में पड़े ही हैं, वो जनता सरकार मोर्चा से मिल रहे हैं। इसलिए वो हमारे पहले से डीएनए में है, वो डीएनए हमको खींच करके यहां लेकर के आया है। तो अभी जो फिलहाल हमको जो हमारे सामने व्यवस्था खड़ी है, पेड़ को काटने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए, काटने का काम कौन करती है? कुल्हाड़ी। लेकिन वो कब करती है? लकड़ी को कब काटती है? जब उस कुल्हाड़ी में लकड़ी ही लगी हुई हो, तभी वो काटती है। इसलिए जो वो षड्यंत्रकारी बैठे हैं, उन्होंने अपने षड्यंत्रों को लागू करने के लिए हमको ही उसमें हमारा ही नाश करने के लिए, हमको ही बीमार करने के लिए, हमको ही बर्बाद करने के लिए हमारे ही भाइयों को उसमें लगा रखा। कीटनाशक कौन बेच रहा? मेरा भाई। कौन बेच रहा? वैक्सीन बच्चों के कौन लगवा रही है? मेरी बहन, मेरी चाची ताई, कोई आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, ये जो भी है वो सब मेरी तो है। और सारा जो विदेशी कंपनियों का जो सामान जो बेच रहा है वो मेरा ही भाई है। रासायनिक कंपनियों का खाद वगैरह जो बेच रहा है वो मेरा ही भाई है। मतलब सारे हमारे ही वो उसमें डाल दिए हैं। तो ये जब तक बेस हमारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्राकृतिक खेती वो होती है जिसमें कुछ भी एक पैसा का भी खर्च ना हो और कुछ भी करना ना पड़े। ये प्राकृतिक खेती वो है, लेकिन वो तभी होगी, तभी हम जो हमारे पूर्वज जीते थे 250-250, 300-300, 400-400 वर्ष वो जो जीते थे, वो व्यवस्था हमको वो लानी है। तो वो सार्वजनिक प्रयास से आएगी, सार्वजनिक रूप से ही आएगी। अकेला अकेला कुछ नहीं कर सकता। अकेले अकेले का हमारा जिस तरह शोषण दोहन हो रहा है, हम विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, वो इसी तरह पिटते रहेंगे, कुचले जाते रहेंगे, हमारा शोषण और वो होता रहेगा। इसलिए हमको एक बार सारी चीजों को देखिए, अभी सचिन जी बता रहे थे कि परिवार में 4 और 5 भाई हैं, तो उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, अलग अलग काम दिए जाते हैं। किसी को खेती का, किसी को बाहर आने जाने का, किसी को पशुओं का, किसी को हल चलाने का, तो ये काम दिए जाते हैं। लेकिन उसमें किसी को भी ये जिम्मेदारी नहीं होती, किसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती, अगर बाई चांस दुर्घटनावश हमारे घर में आग लग जाए तो उसको बुझाने की तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो पहले से तय तो है नहीं। लेकिन क्या कभी कोई सर रुकेगा? जब घर में आग लग जाए तो जिसकी पशुओं की जिम्मेदारी है वो भी उठ करके सबसे पहले आग बुझाने के लिए लगेगा। जिसकी बाहर आने की जाने की जिम्मेदारी है, कोई बहाना नहीं बनाएगा कि भैया अब आग बुझाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सब लगेंगे। इसलिए ये जो परिस्थिति है ये वो है जब हमारे पूरे देश में, हमारे घरों में आग लगी हुई है, बर्बादी कर हमारा सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है। तो अब अपने अपने सब कामों को छोड़ करके एक बार सबको वहीं छोड़ करके इस आग से अपने घर को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए एक बार हमको मिल करके सामूहिक प्रयास करके पहले उस कुव्यवस्था को हटाना पड़ेगा। और उसके लिए अपनी जो व्यवस्था है जो हमारे डीएनए में पहले से ही है, उसको स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। इतना मुझे ये कहना था। धन्यवाद। बहुत सचिन जी ने मुझे अपने समय में से समय दिया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी ना, इसमें चर्चा जारी रखे ना, सही चल रही है ना चर्चा। तो हमने क्या कर रखा है कि चाहे जाने में चाहे अनजाने में, और ज्यादातर तो अनजाने में ही, हमको मालूम नहीं है। एक चीज और मुझे बहुत महत्वपूर्ण हो रह गया। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे मतलब जो ये ना चाहता हो कि मैं स्वस्थ ना रहूं, सब चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं। अब स्वस्थ रहने के कई तरह के, तो वो वहां जाते हैं, जिम में जाते हैं, नहीं वहां अपना मासिक खर्चा देते हैं। कुछ तरह तरह के प्रोडक्ट कंपनियों ने निकाले हैं हमको लूटने के लिए, और प्रोडक्ट उल्टा प्रभाव वो डालते हैं। एक और भी तरीका है स्वस्थ रहने का, उसमें ना तो कहीं कंपनी बाधक है, ना कोई देश बाधक है, और ना हमारा कोई
ना जेब बाधक है, जेब की बाधक नहीं है उसमें, तो ये कुछ भी बाधक नहीं है। उसमें क्या है, उसमें हमारी इच्छा शक्ति की जरूरत आवश्यकता है। आप स्वस्थ रह सकते हैं बिना खर्चे के, बिना लुटे, बिना पिटे और नेचुरल, वो स्वस्थ रह सकते हैं। उसमें बहुत वो आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये मतलब वो कहते हैं ना ज्ञान, एक तो होगी नॉलेज। दारा सिंह ने 350 कुश्ती लड़ी, एक भी पिटा नहीं, ये जानकारी हमको हो गई। अब हम इसे किसी को बताने लगे, वो देगा कुछ हमें उसके बदले, ये जानकारी हो गई। एक होता है ज्ञान, ज्ञान में नॉलेज में और ज्ञान में बड़ा अंतर है। ज्ञान होता है हमने बचपन में साइकिल चलाना सीख लिया, अब वो ज्ञान है, वो कभी भी चला सकते हैं हम, और उससे हमको जीवन भर उससे बेनिफिट मिलेगा हमको। ना कहीं पेट्रोल खर्च करना है, ना कुछ करना है, वो सीख गए हम। तो सीख लेना वो ज्ञान होता है। अब एक आदमी कोई भोजन पर भाषण दे रहा है, बहुत अच्छा भाषण दे रहा है, मुंह में पानी भी आवा दिया उसने, ये इतना प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया था उसका, भोजन पर भाषण दे, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता कि हमें भोजन कौन बना खिला रहा। जो बना के खिला रहा उसके लिए हमने एक बार भी ताली नहीं बजाई। और यहां जो हम गाल बजा रहे हैं, यहां से भाषण दे रहे हैं, गाली बजाना तो है, कई बार ताली बजा दी आपने। तो जो बेस उसने सीख लिया, अब उसके जीवन में काम आने वाला। जो हम सीख लेते हैं वो हमारे जीवन में, उसमें ना कुछ खर्च की जरूरत है ना किसी उसको, तो ये होता है ज्ञान। किसी ने कपड़ा बनाना सीख लिया, अब उससे वो जीवन चल रहा है उसका। किसी ने कुछ सीख लिया, किसी ने कुछ सीख लिया, अब वो सीखने का जो ज्ञान का जो प्रोसीजर है वो काट दिया। ज्ञान आधारित हमको क्या थोप दिया, डिग्री आधारित। अब मेरी कल डॉक्टर साहब उम्र पूछ रहे थे कितनी उम्र हो गई, तो 60 के करीब हूं मैं। तो मेरे विचार से अभी यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं वो सब नीचे ही है ना मुझसे, तो मतलब ये मैं केवल सिखाने की, मतलब मैं मेरा कोई दिखावा या प्रदर्शन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कई तरह के लोग हैं तो वो देखकर ही जो है वो सीखते। जैसे अभी सचिन जी कह रहे हैं, बच्चा मैं सुबह शाम चप्पल नहीं पहनता, जो तो नंगे पैर रहता हूं, तो उसने भी वो सीख लिया। तो हमारा मनोबल मतलब ये देख करके कि भाई जब ये इतनी उम्र का आदमी ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसमें ना तो कोई खर्चा लगना है और हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है। तो ये जो चीज है, तो तो मैं उसको जैसे वो भी सीखा ही, मतलब ज्ञान जो है वो भी समाज से उससे लिया जाता है। तो मैं आपको प्रदर्शन के लिए नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए वो मैं थोड़ा शारीरिक वो मैं दिखाता हूं कि इस उम्र का व्यक्ति भी इस तरह का शारीरिक वो जो है वो कर सकता है। तो मैं वो देखिए, अब इसमें मुझे बताओ, कंपनी लूट सकती है क्या? किसी का पेटेंट काम कर सकता है क्या? तो
ये जो जीवन शैली है, अगर इसको हम अपनाएं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और हमको देख करके जो हमारी फैमिली है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, भाइयों के बच्चे हैं, परिवार है, उसको क्या होगा। तो ये जो हम बार बार करते हैं बिजनेस, उसको अगर रोकना है, उसको अगर ब्रेक देना है, तो थोड़ा समय निकाल करके। अब मुझे एक बात बताइए, एक तरफ 1 कुंटल लोहा है और एक तरफ 100 ग्राम सोना है, क्या लोगे? लेकिन नहीं, बोझ मरना, लोहा लाना 1 कुंटल। अब जो हमारा खेत है उसमें अगर 1 कुंटल सोना पैदा हो जाए, 10 कुंटल जहर की बजाय, तो वो 1 कुंटल ज्यादा बढ़िया नहीं? उससे क्या होगा, हमारा जो वेस्ट है, खर्चा रासायनिक खाद पर, उस 10 कुंटल को पैदा करने के लिए या 10 मन को पैदा करने के लिए जो हमने कंपनियों को दिया, वो बचेगा। दूसरा, अब उसको खाने से जो मेडिकल लाइन को देना है वो भी बचेगा। अब दोनों बच गए, वो भी बच गया, वो भी बच गया। क्या घाटे का सौदा है? तो मतलब यहां से जब पता नहीं क्या, अरे अपने अंदर का जो विवेक शक्ति है उसको, बुद्धिमान बहुत हो सकते हैं, बुद्धिमान पैसे से खरीदे जाते हैं। बुद्धिमान लोग, डिग्रीधारी लोग, वो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, कहीं मिल जाएंगे आपको। लेकिन बल जो होते हैं, बुद्धि बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, वो बुद्धि बल हो गया, वो मानसिक बल, और धन बल, आत्मबल, ये चारों, ये जितने भी बल हैं, अगर विवेक नहीं है आपके पास तो ये किसी काम के नहीं है। विवेक तय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बुद्धि क्या काम करती है? जो मानसिक बल है वो क्या काम करता है? हमने निर्णय लिया बैंक लूटना है, तो उसमें वो मदद करेगा। बुद्धि जो है हमारी, वो मदद करेगी, कैसे लूटना, किधर से घुसना, किधर से एंट्री करना। लेकिन बैंक लूटना सही है या गलत है, ये बुद्धि तय नहीं करेगी। ना हमारी शारीरिक बल काम करेगा, वो विवेक तय करेगा। हमारा जो विवेक शक्ति है वो तय करेगी कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। और विवेक जो जागृत होता है वो इस तरह बैठने से होता है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है। और मोबाइल से क्या होता है, जो वो हम बनाना चाहते हैं वहां से वो बनेगा। अब हम जो कितनी चीजें हमारी ऐसी खुली होंगी यहां, एक दूसरे से लेकर के, ऐसा नहीं है हमसे आप सीख रहे हैं, आपसे भी हम सीख रहे हैं। अभी मास्टर जी आ गए, अब इन्होंने देखा महत्प्रभु जो चित्र बनाया इन्होंने, एक अभी बना दिया सुबह। मतलब ये सीखने का मतलब मोटिवेट करता है। भाई जब ये बना सकते हैं तो किसी और के कार्यकर्ता के अंदर भी ये हो सकता है, मैं भी बना सकता हूं। अच्छा, ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, मुझे अच्छा लगा। तो एक एक पेंटिंग जो है कितने कितने रुपए की और जो है वो बिकती है। तो ये हमको थोड़ा, अब देखिए मैं खेती की जब बात करता हूं, क्योंकि मैं खेती करता हूं, अब हमारे पास एक गाय है, 2 गाय है, तो हम चारा काटते हैं खेत से। तो चारा काटने के लिए हम घर से क्या लेके जाते हैं? दराती काटेंगे। जब दराती लेके गए तो दराती के साथ हम फावड़ा भी लेकर, कसला जिसको कहते हैं, फावड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, कसला ज्यादा जगह बोलते हैं, वो भी लेके गए। अब हमने गाय के लिए चारा काटा, चारा काट करके उसकी गठरी बनाई, गठरी बना करके खेत से निकाल करके बाहर रख दिया मैट पर, ठीक है। अब वो जगह खाली हुई, अब हम फावड़ा लेके गए, कसला, उतनी जगह को हम खुदाई कर सकते हैं, उसकी फावड़े से खुदाई हो गई। चारा उठाया, अपना लिए मशीन पर काटा, गाय को
वो डाल दिया। लेकिन नहीं, जब तक वो पूरा खेत खाली नहीं हो जाएगा तब तक जुताई नहीं होगी। अब जब पूरा खेत खाली हो गया, अब हम उसे कसले से खोद नहीं सकते। जितने बीज से हमने चारा काटा उतने बीज से तो हम रोज उसको, अब इससे क्या होगा, जुताई के पैसे बच गए, खुदाई होगी उसकी, हमने फावले से ही कर दिया। और जब फावले से खुदाई करेंगे तो मसल्स कैसी होंगी? प्रॉब्लम क्या? वो समय वो हमको मोबाइल में देना है, तो हमारा समय वहां से समय बच गया, शारीरिक लाभ हो गया, आर्थिक लाभ हो गया। लेकिन यहां की दिमाग की बात है, जिम जाना। कुछ तो मूर्ख ऐसे हैं, सुबह तो जिम जाते हैं और फिर कहीं उन्हें जाना पड़ जाए तो मेट्रो पे कहीं, तो जो चढ़ेंगे ऊपर उन सीढ़ियों से नहीं चढ़ेंगे, जो होती है ना जिसमें खड़े होकर चले जाते हैं ऊपर, वहां उस पर जाएंगे। मतलब वहां भी खर्चा दिया, बिजली का खर्चा हुआ, सारी एनर्जी वहां लगाई, और फिर वहां अपना आराम चाहिए। अरे इस काम जो सुबह किया है उस पर सीढ़ी पे चढ़ जाता अपना कटाकट, तो शारीरिक रूप से भी ठीक होता और अपना वो खर्चा भी बचता, तो दोनों काम बचते। लेकिन नहीं, तो इसलिए खेती दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबसे सामाजिक कार्य है, सबसे धार्मिक कार्य है और दुनिया का सबसे आध्यात्मिक कार्य है खेती। क्योंकि समाज को जोड़ने का काम, जिस समाज को जोड़ने का काम आज जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता निकल करके कर रहे हैं, वो खेती जो है वो अपने आप कर देती है। अगर ऐसा ना होता तो ये जो कहावत हमारे यहां है, उत्तम खेती मध्यम वंज करे चाकरी भीख समान, मतलब खेती दुनिया का सबसे उत्तम कार्य है, यह कहावत है हमारे यहां। और दूसरा इसका और प्रमाण है, परिवार में अगर 4-5 बेटे हैं तो खेती के लिए ये कहते थे कि जो सबसे अक्लमंद, सबसे बुद्धिमान, सबसे विवेकशील है उसे खेती के लिए रखते थे, और जो कम बुद्धि होता था उसके लिए कहते थे ये तो कहीं जाएगा किसी का नौकर बनेगा, शायद ये नौकरी करनी, ये अपने ये कभी चल ही नहीं सकता अपने आप, ये तो नौकर बनना, मतलब नौकर का मतलब गुलामी करनी किसी की, चापलूसी करनी किसी की, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, ओके सर, फाइन सर, ये सर दूसरे का जो है मतलब गुलामी करनी, ये खेती नहीं करता। इसलिए खेती जो है वो बहुत ही सहज सरल और उसके लिए विवेकशील व्यक्ति वो चाहिए, वो खेती का काम है। तो खेती इतना गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन चूंकि नाश सार्वजनिक रूप से हुआ है तो सृजन भी सार्वजनिक रूप से ही करना होगा। मैं चाहूं अपनी खेती को बचाने के लिए बच नहीं सकता, क्योंकि मेरा सगा भाई ही बराबर में रासायनिक डाल रहा है, मैं बच नहीं सकता। इसलिए ये काम ही ऐसा है सामूहिक, और उस सामूहिक कार्य को लेकर के जनता सरकार मोर्चा इस विजन को लेकर के चला है। तो एक बार हमको सारा काम छोड़ करके एक बार जो बिगड़ा है उसको ठीक करने के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब घर में आग लगती है तो सबको मिलकर के ही बुझानी पड़ती है, जबकि किसी की जिम्मेदारी विशेष रूप से नहीं है आग बुझाने की, लेकिन वो सब अपने आप ऑटोमेटिक वो निकलते हैं, वो तो निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सिसोदिया जी ने अभी युवा का परिचय दिया आपको, और आपको दिखाया कि 60 वर्ष इनकी उम्र होने वाली है, इस उम्र में भी ये किस तरीके से हम युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। पर इतने जल्दी हम हार स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हार नहीं मानी है, हमने लड़ने की ठानी है। तो सिसोदिया जी ने आपको बताया कि भाई आज उल्टा हो गया है इसका। उल्टा क्या हो गया है कि जो सबसे थर्ड क्वालिटी का आदमी है उसको लगा रखा है खेती में, है ना, जिसको चौपड़ासी रखने को कोई तैयार नहीं, वो दुनिया का जो सबसे वैज्ञानिक कर्म है कृषि, उसको करने पे लगा रखा है। तो वो क्या करेगा? सभा सत्यानाश करेगा, है ना। वो तो भाई फर्टिलाइजर्स का गुलाम बनेगा, फिर कंपनियों का सामान लाएगा, पूछेगा जाके दुकानदार से। दुकानदार ने भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं कर रखी, जो फर्टिलाइजर का सामान बेच रहा, उससे पूछेगा बीज कितना लगेगा यार 1 एकड़ में। अब उसको बीज बेचना दुकानदार को, तो जितना लगेगा उससे 1.5 गुना बताओगा, उसका बीज ज्यादा बिकेगा तो उसका प्रॉफिट ज्यादा। कंपनी ने पहले से ही कंपनी को भी प्रॉफिट करना, अगर 10 किलो बीज लगना तो कंपनी ने पहले ही 12 किलो की पैकिंग कर रखी,
1 एकड़ के लिए, तो वो ये पूरा चेन है ना। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। विष्णु भाई ने जो विषय शुरू करा था आपको खेती के बारे से उन्होंने शुरू किया, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कुछ लोग ऐसे निकले, जितना भी काम अब तक हुआ है किसी भी क्षेत्र में, जो 3 दिन से चर्चा चल रही है लगातार, उसमें आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि मौलिक काम अभी तक नहीं हुआ है। मौलिक काम का बड़ा अभाव है, हमको मौलिक काम करना पड़ेगा। तो कुछ लोग अगर इसमें निकलेंगे, कोई भी विषय पकड़ लो आप, साइंस है वो सारा फ्रॉड है, वो डॉक्टर साहब आपको बता ही रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल्ड रिसर्च आपको करके दी है, जिससे उनका फायदा है, उसी की टेक्नोलॉजी बनाई है ना। अभी खबर छप रही है अखबार में कि ऐसा स्टेथोस्कोप का इजाद कर लिया गया है जो एआई से चलता है, और वो आपकी जैसे ही हार्ट बीट को नापेगा तुरंत बता देगा आपको ब्लॉकेज है कि हार्ट अटैक आने वाला है। उससे आपको क्या फायदा भाई, है कुछ फायदा? किसको है फायदा? कंपनी को लाभ है उससे। फायदा आपको तब है कि जब स्टेथोस्कोप को छाती पे रखते तो आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता, तब तो था कि कुछ हाँ भाई मनुष्य के लिए नहीं, सारी की सारी रिसर्च जो होगी वो कंपनी के लिए होगी, बड़ी भारी भरकम उसको एडवर्टीजमेंट कर दी जाएगी, और कम पढ़े लिखे लोग, या जिसको आप पढ़े लिखा कहते हैं अपने आप को, जो वो तथाकथित पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि क्या बात है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। विज्ञान ने नहीं करी, टेक्नोलॉजी है ये, विज्ञान अलग है ना। तो हमको ये जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी कि जो मौलिक काम करना है, मौलिक चिंतन करना है, जिनको खेती में इंटरेस्ट होगा वो आएंगे, तो मिलकर हम खेती पर काम करेंगे, मौलिक काम करेंगे, नई परिभाषाएं बनाएंगे, नई रिसर्च करेंगे। क्यों है जी? अभी तक जितनी रिसर्च हुई है, मेरा तजुर्बा ये कहता है, मैंने अभी तक जितना काम किया है खेती के विषय में या चिकित्सा के विषय में, तो मेरे खुद के अपने विश्वास सारे धूमिल हो गए हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, पिछले कुछ सालों से मैंने जो काम किया था, दूसरों को सुन करके, पढ़ करके, किसी से यहां ट्रेनिंग ले करके, अब मेरी ये समझ में आया है कि उन्होंने भी कहीं से वो ऐसे ही ले लिया था, उन्होंने भी उस पर उनकी रिसर्च नहीं थी, वो सारा का सारा सत्य नहीं है। तो इस पर हमको लगना पड़ेगा, वो बात पूरी नहीं है, अधूरी बात है वो। तो बात को पूरा करने के लिए दूसरा क्यों करेगा? देखो अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, जब आप इसके मूल में जाओगे तो आपको पता लगेगा इसकी स्थापना भी अंग्रेजों ने करी 1905 में। पूसा की स्थापना अंग्रेजों ने करी, तो भाई वो आपके लिए क्यों करेंगे? उन्होंने भारत की खेती को अध्ययन करने के लिए करी, ये बात ठीक है, लेकिन क्या अध्ययन करने के लिए करी कि भारत की खेती दुनिया में इतनी उत्कृष्ट, इतनी उन्नत कैसे है, जब हमारे यहां पैदा नहीं होता, यहां कैसे होता है? मुगल काल के दस्तावेज और अंग्रेजों के दस्तावेज ये बताते हैं कि भारत में 55 क्विंटल धान प्रति एकड़ उत्पन्न होता था। कहां होता था? नदी किनारे जो क्षेत्र हैं वहां, जहां ह्यूमस पूरा था, मिट्टी हर जगह नहीं होता था। इसको ध्यान रखना, क्योंकि जब ये बात बोली जाएगी और कृषि वैज्ञानिक फिर आपके गांव में बताएगा कि झूठ लिखा हुआ है, ये बात तुम्हारे यहां तो नहीं होता था। दक्षिण भारत के कुछ एरिया में, बिहार के एरिया में, है ना, पंजाब का एरिया जो इतना समृद्ध था खेती में, इसीलिए इंटेंशनली खेती के वैज्ञानिकों ने उसको बर्बाद कर दिया। पूरी जमीन अबंडंट हो गई है, बंजर हो गई है, क्योंकि जो टेक्निक से उन्होंने डेवलप करी है, जहां से वो टेक्निक आई है, उन्होंने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया है। अमेरिका में हजारों एकड़ जमीन कृषि योग्य है, 300 साल के लिए उस पर बोर्ड लगे हुए अबंडन फॉर 300 ईयर्स, कि अब ये 300 साल तक पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। जी हाँ, भोजन कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब भी आ गए हैं हमारे बीच। हाँ ऐसा करो, फिर नहीं कर लिया ना, वो बीच में ही चालू कर दिया था। जो जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे, क्योंकि सत्र जो है डॉक्टर साहब लेंगे, तो जो कर चुके हैं उनसे हम बात कर ही रहे हैं, कुछ बाहर कर रहे हैं भोजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां जो है ना वो हो गई है, 300 साल के लिए अबंडंट हो गई है,
पंजाब में कुछ एरियाज में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है अब कि भूमि 300 साल तक अपनी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती है। अब कुछ एरियाज में गांव ने पूरी लेयर मिट्टी को हटा दिया है, गांव के गांव बर्बाद हो गए, बेचने के कगार पे है। और जो भारत की एग्रीकल्चर नीति को बनाता है नीति आयोग में, वही पहले पंजाब की नीति बनाई थी, उसी वैज्ञानिक जो सलाह देता है, तो भारत की भी मिट्टी को ऐसा ही कर देगा वो। तो इसको बचाने में क्या है, वो थर्ड क्लास आदमी इसको काम नहीं कर सकता है। तो खेती जो है ना, आप बाई चांस नहीं कर सकते खेती को, सेकेंडरी काम से भी नहीं हो सकती खेती। फुल टाइम जॉब है, समझे हुए आदमी का काम है, ना किसी फार्मूले से हो सकती खेती, समझ से होगी आपकी। आपको समझ होगी तो आप खेती कर पाओगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। मौलिक काम हुआ नहीं है अब तक दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। और मौलिक काम इतना आसान है, बहुत आसान है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आपको समझ बनानी है, बस आपको अपनी समझ को बढ़ाना है। तो यहां से जो साथी आएंगे कि हमको खेती पर काम करना है, तो हम सब मिलकर खेती की यात्रा शुरू करेंगे। अनुभव से आएगी वो, उसमें दिक्कतें भी आएंगी, उसमें हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको लैब टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, और वहां की रिपोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं तो चिकित्सा से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मैं वहां गया मेडिकल में, बताता हूं आपको, अपने जिला अस्पताल में, तो वो मुझे जानते थे, तो वो मेरे को, मैंने कहा यार इसका ब्लड टेस्ट करवा दो एक साथी का, बोला यहां मत कराना। वहां के डॉक्टर मुझे कह रहा है सरकारी अस्पताल का, मैं कहा क्यों, बोल रहे यहां ऐसा ही है, ब्लड लेंगे सैंपल यहां फेंक देंगे, रिपोर्ट कुछ और दे देंगे। तो वो आपको लैब भी अपनी बनानी पड़ेगी जब आपको रिजल्ट प्योर लाने हैं, ये काम हमको करना पड़ेगा, और वो इसको नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे सिसोदिया जी ने आपको कहा कि बर्बादी जो है ना वो सामूहिक हुई है, तो समूह ही इसको करेगा, ठीक, व्यक्तिगत रूप से नहीं होगी। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, एक साथी ने दिया है, डॉक्टर साहब इस पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि ये इतना, हाँ ना कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप करो। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न इसने दिया है, इस साथी ने, कि दोन क्षेत्र से आया हूं मैं बिहार के, क्या नाम है, किसने दिया भाई ये, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न लिखा युवा ने, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसको डॉक्टर साहब देंगे कि वहां के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है, और किन मुद्दों पर कर दिया है, बर्बादी के लिए मुद्दे हैं वो, जिन मुद्दों पर उन्होंने बहिष्कार किया है कि ये अगर होंगे तो हम वोट देंगे। वो डॉक्टर साहब का विषय है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से इसको बता सकते हैं, मैं उसको ज्यादा टच नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो इसका उत्तर देंगे और यहीं से वो अपना बात शुरू करेंगे। मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जिनको खेती में इंटरेस्टेड है, विष्णु भाई, वीरेंद्र सिसोदिया जी और हम और वो जो साथी हैं, वो मिल करके इस यात्रा को पुनः चालू करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं, ये मेरा विश्वास है। अब तक का जो मेरा अनुभव है ये है कि इस पर बहुत काम करना बाकी है, और ज्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी है ना, वो हमको करना है। दूसरा, उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है, देखो इसको समझना आप, उन्होंने व्यवस्था ऐसी, जो जिन भाइयों को भोजन करना है वो कर सकते हैं, अपनी चर्चा तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये यात्रा लंबी है क्योंकि निर्माण करना है। आप इस चिंता को छोड़िए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे रुकेगा। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, हमारे साथी जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली, वो बोले कि यार 3 साल से ट्रेनिंग चल रही है, 3 साल से बात चल रही है, 3.5 साल से ज्यादा हो गए, ट्रेनिंग 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 बात चल रही है। अरे मैं कहा भाई, जब कपड़ा खादी का बनाना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 से 200 के बीच में हो, तो वो चाहिए खादी का कपड़े के लिए धागा, धागा है नहीं तो खादी का कपड़ा कैसे बनेगा, है ना। तो उन लोगों की खोज जारी है, उन लोगों की खोज चल रही है ये, क्योंकि ये रास्ता लंबा है। तो जिनको धैर्य है वो आए आगे, जिनके पास धैर्य नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है। अब धैर्य आएगा कैसे, लंबा आप तब चल पाओगे जब आप कोई क्रिएटिव काम करते होंगे। किसी भी अभियान को लंबा तब चलाया जा सकता है जब उसमें रचनात्मक कार्यक्रम जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए जनता सरकार मोर्चा का क्या विजन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा, जल, जंगल, जमीन और जानवर पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का, रोटी बेटी माटी, खाप खेड़ा गांव। तो इनमें से जो भी आपके इंटरेस्ट एरिया है उस पर आप काम करना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। इतना बड़ा परिवार है, इतने लोग हैं, हम सब आपस में मिले हुए हैं, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर ये आप ये कहो आज ही हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं संभव है, ऐसे संभव नहीं है। फिर वो आपका विजन है, आप अपना पेस बनाइए और चलिए, आपको हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम उसमें साथ देंगे, जितना दे पाएंगे, है ना। तो इस यात्रा को आप ये मान करके चलना, नहीं तो फिर आपको बीच में छूटोगे, भागोगे,
फिर गाली दोगे आप अभियान को। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति भारत में पैदा हुई है कि साथ में चलने वाले साथी, मान लो आज हम और शिवचरित्र जी साथ चल रहे हैं, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, कभी ऐसी पोजीशन आ जाए हमारे विचार डॉक्टर साहब से ना मिले, तो इसका अर्थ मत भिन्नता का मतलब यह थोड़ी होता है कि विरोध। अगर कहीं मत भिन्न है तो हमको अपने विचार से करके देख लेना चाहिए। ये थोड़ी है कि एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करें जी, ऐसे नहीं होगा जी, मेरी बात ब्रह्म वाक्य है जी, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति में सबके पास विचार आते हैं और सबको अधिकार, आप करके देखो उसको। ये नहीं है कि छीटाकशी करो, ये बहुत खतरनाक स्थिति भारत में आ गई है ना। विश्वासघातियों का युग, विश्वासघातियों का जो वर्ग है वो इस युग में जितनी तेजी से पनपा इतना पहले कभी नहीं था। इसलिए सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल समय में, सबसे विपरीत परिस्थितियों में, सबसे विषम परिस्थितियों में हमको अगर यह काम करने के लिए प्रकृति चुन रही है तो यह समझो कि सबसे बड़े सौभाग्य के भागी बनने का अवसर हमको दे रही है। क्योंकि चुनौती जितनी मुश्किल होगी, है ना, उतना ही अवसर बड़ा आपके लिए पैदा करेगी। दोनों काम है, अवसर भी है, चुनौती भी है। आपका नजरिया कैसा है, आप ग्रैब करो चुनौती को। हमारे पास अवसर भी है, दुनिया को रास्ता भारत दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि भरण पोषण की अग्नि भारत के पास है। आज आपने देख लिया ना, ये दुनिया ने भी देख लिया, जब उन्होंने टेस्टिंग करी लॉकडाउन लगा करके तो भारत को कोई दिक्कत नहीं हुई। गांव में, गांव के आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन भी लगा दोगे तो वो खेत जा ही रहा है, पशुओं को चारा ला ही रहा है, उसको बल्कि फायदा हुआ, उसका पेट्रोल खत्म हो गया। उन्हीं को नुकसान हुआ क्योंकि जो बड़े व्यापार थे वो ठप हो गए। भारत को नुकसान नहीं हो सकता, तो हमको भारतीयता में वापस आना है। उन्होंने व्यवस्था क्या बना रखी है? आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करने की सारे इंतजाम कर रखे हैं। आप उस इंतजाम को तब तोड़ पाओगे जब आपको पता लग जाए। मान लो अब आपको पता लग गया, तब तक आप गुनहगार नहीं थे जब तक आपको मालूम नहीं था। अब आपको पता लग गया है, मालूम हो गया है, तो अब आपको फिर यहां से बदलाव शुरू करना चाहिए। नहीं करते तो फिर जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। नहीं पाप का भागी, ये जो रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है इसको आप सुनना, है ना। नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो जानबूझकर सोए हुए रहेंगे उनको तो फिर भाई भगवान के महाकाल के खप्पर से कैसे बचेगा। जय महाकाली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, उससे नहीं बच सकता वो। इसमें बस करना क्या है, थोड़ा सा काम करना है कि थोड़ा अपने आप को ढीला छोड़ना है, कंजस्टेड नहीं बनना है, संकीर्ण नहीं बनना है, खोल देना है सबके लिए। आप जैसे ही खोलोगे, सुदामा को भगवान ने पूछा, सुदामा मांगने के लिए गया, उसकी पत्नी ने कहा भूखे मर गए, यहां वहां पहुंच जा, तेरा दोस्त जो है वो द्वारका का राजा है, तो कुछ ले आ उससे। वो गया, अब वो गया मांगने के लिए, उधर भगवान करे बता तो क्या ले आ मेरे लिए। वो बोला भाई यहां भी नहीं मिलता भाई वो बोला कुछ नहीं, शर्मा रहा है बेचारा। वो जबरदस्ती फिर बोल रहे नहीं कुछ तो है, पोटली में से निकालते हैं, तो जितना मुट्ठी खाते हैं उतना ही दे देते हैं। प्रकृति में कभी बिना लिए नहीं मिलता, सिद्धांत है, इसको नोट कर लेना आप। गिव एंड टेक, बराबर लेगा तो देगा, नहीं मिलेगा आपको। आप अगर करना भी चाहें, इसलिए उसको क्या बोला गया, हराम का नहीं खाता भारत का आदमी। आज हमको हराम के खाने की पड़ गई है, इसलिए पतन भी हो रहा है, प्रकृति से भी दूर हो रहे हैं, भगवान की शक्ति भी नहीं मिल रही है ना। उन्होंने इंतजाम कर रखा है क्या, देखो मैं आपको बताता हूं एक आंकड़ा। 2011 में YouTube की पर आवर जो व्यूवरशिप थी वो 100 मिलियन आवर्स पर डे थी 2011 में। फिर उन्होंने पूरा करिकुलम बनाया, पूरा मैनेजमेंट टीम बैठी कि हमको इसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 बिलियन आवर्स पर डे करना है। क्या करना पड़ेगा? लाइक, कमेंट, शेयर, रिटेंशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इस पर उन्होंने काम किया। दिखा क्या रहे हैं आपको? अश्लीलता। क्या दिखा रहे हैं वो? ऐसी ही फिल्मों को बढ़ावा मिलता है, भले ही उसको लोग ना देखते हो, इस एल्गोरिदम को आप समझना। जैसे ही कोई ऐसे गाना होगा जिसमें चोरी, बदमाशी, हथियारों की बात हो, व्यभिचार की बात हो, अश्लीलता की बात हो, अश्लीलता का नंगा नाच हो, वैसे गाने की एल्गोरिदम को वो इस तरीके से सेट करेंगे, चाहे उसको लोग ना देखें, एल्गोरिदम इस तरीके से सेट करेंगे कि 1 मिलियन व्यूज इन 1 आवर।
इस तरीके से, क्योंकि सिस्टम उनका है। तो आपको क्या लगेगा, बोले यार ये गाना चल रहा है आजकल, समाज है शायद ऐसा, समाज इसको देख रहा है तो मैं भी देख लेता हूं, क्योंकि समाज में 85% लोग दूसरों को देख करके या प्रभावित होकर के निर्णय लेते हैं, ये उनको मालूम है, उन्होंने रिसर्च पहले कर रखी है। अमेरिका के अंदर 2014 के बाद से ही, हाँ 2014 से ही लगभग 13,000 अश्लील फिल्में बनती हैं एक साल में, और उनका जो टर्नओवर है वो 15 बिलियन US डॉलर का है एक साल का। और जो मेन स्ट्रीम है हॉलीवुड सिनेमा, वो 500-700 फिल्में बनाते हैं साल में, उनका टर्नओवर 5-7 बिलियन का है। मतलब जो बुराई है, जो समाज को बिगाड़ने वाली बात है, तो नीति किसकी बनेगी, जो धन होगा वो धुन बजवाएगा। भाई चुनाव लड़ने के लिए खर्चा चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव प्रचार करने के लिए उसको खर्च चाहिए, है ना। हजारों करोड़ के चुनाव हैं, अब हजारों करोड़ कौन देगा, सबसे ज्यादा नंबर की बोली कौन लगा सकता है इन दोनों में से, बताओ आप। जिसके पास धन है तो वैसी ही नीति बनवा लेगा, तो पोर्न इंडस्ट्री को फ्री करा लेगा, है ना। पोर्न में काम करने वालों को भी स्टार के तरीके से पेश कर रहे हैं, कमाल है यार। जब उनको स्टार बना करके चार्टर्ड प्लेन में इतनी पैसा उनको मिलेगा और वो समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो समाज में जो युवा वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोला ये काम ज्यादा बढ़िया यार, इसमें कुछ मजा भी आ रहा है मेरे को, क्योंकि गिरने में ज्यादा आसान है ना, चढ़ने में तो ऊर्जा लगती है, पतन पतन आसान है। तो वो तो इस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। हमको बैठ करके जिनकी समझ में आ रहा है उनको तो चिंतन मनन करना पड़ेगा, है कि नहीं है। आपसी लोभ मोह त्यागना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई हमारे पास ना संसाधन, उनके पास तो संसाधनों का जखीरा है, हमारे पास संसाधन भी नहीं है। ऐसे लोगों के पास है क्या, न कम्युनिकेशन का सिस्टम है। अग्नि परीक्षा से सीधा कोई गुजरना पड़ता है, हमको भी गुजरना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा भी आपको ही देनी है। लेकिन हमारे पास क्या है, मां। मां मतलब प्रकृति, मां मतलब भगवान, प्रकृति भगवान है ना। तो राम ने अपने जीवन से बताया है, ऐसे लोगों के लिए ही उसने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब आप निकलोगे समाज के काम के लिए, तो अपने जीवन से उन्होंने जी करके दिखाया है कि वो निकले पैदल, जबकि सारे संसाधन थे उनके पास, सेना थी कुछ नहीं, पैदल निकले, लंका तक पुल बनाते हुए, संघर्ष करते हुए, 14 साल लोगों से बात करते हुए, उनकी समस्याओं को निदान करते हुए, जिसकी लड़ाई थी उसको उसकी लड़ाई के लिए तैयार करते हुए लंका गए। लंका रावण बहुत बड़े संसाधनों से लैस है, हाईटेक लंका, हाईटेक है, वहां भी वो बोले। तो आपको संसाधनों के अभाव में चिंता की कोई बात नहीं है, आपको तो सिर्फ काम करना है। परिणाम कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम उसके हाथ में है, परिणाम उसने अपने हाथ में रख रखा है, आज नहीं तो कल वो आपको परिणाम देगा ही, ठीक है ना। तो यहां से आप संकल्पित होकर के जाएं, हम स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में बदलाव करेंगे। संकल्प ले लें आप मन ही मन, और इस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प ही पूरे होते हैं, ये ध्यान रखना आप। क्यों, ये आध्यात्मिक बात है, चलो मैं आपको बता देता हूं। संकल्प इसलिए पूरा होता है दोस्तों, क्योंकि जब बलि का तप बहुत बढ़ गया, बलि दान प्रिय राजा था, नीति को मानने वाला था, तो देवताओं को खतरा हुआ। दिति और अदिति जो है ना, देवताओं की माता, एक असुरों की माता, वो असुर जाति में जन्म लिया, लेकिन काम देवताओं वाला किया, तो उसको खतरा हुआ कि ये तो इंद्र पद पा जाएगा, इसका तो पुण्य बहुत बढ़ गया है। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि इसके पुण्य के, इसके सामने कोई देवता टिक नहीं सकता, इतना पराक्रमी है। तो फिर वो बोले जी आप करो कुछ व्यवस्था। तो कृष्ण और सॉरी विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने, कि बलि का पुण्य इतना ज्यादा है कि युद्ध में तो मैं भी परास्त नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि पुण्य जो है ना बहुत, उसका तेज बहुत ज्यादा होता है।
तो वो बोले फिर क्या करूं? बोले करता हूं कुछ उपाय, मांग कर ला सकता हूं, क्योंकि बलि दान प्रिय है। तो जाते हैं वामन अवतार करके, वामन अवतार धारण करके जाते हैं बलि के दरबार में, मांगते हैं उससे। बोले कि बताओ, बोले थोड़ी सी भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? बलि बोला। वो बोले कि दे दोगे तुम? बोले अरे जो ले लो जितनी चाहिए तुमको, वही सन्यासी है, नाटा सा आदमी है, कितनी? बोला जी 3 पग भूमि चाहिए। बोला ठीक है ले लो। 2 पग में ही धरती नाप ली तीनों लोग, एक लोक में धरती, दूसरे लोक में तीनों लोग नाप लिए। बोले तीसरा लोक पद कहां रखो अब बता? बोले सर पे रखो। उसमें भी पुण्य बलि ने ले लिया, अपना भी त्याग कर दिया। तो फिर ये हुआ, जंगल को चले गए। जिनका भोजन नहीं हुआ वो कर लेना ना, जिन्होंने कर लिया वो यहां बैठ जाएं, क्योंकि समय कम है तो बात पूरी करनी है। डॉक्टर साहब आ गए हैं तो वो करेंगे चर्चा आगे। तो वो गया फिर जंगल को तपस्या के लिए, राजपाट तो सारा चला गया। जंगल में गया तो इंद्र उससे पूछने के लिए आए, उसका अट्टहास करने लगे इंद्र बलि का। वो गया में जो स्थान है, बोले कि देखा चतुराई से ले लिया मैंने। तो वो बोले, बलि बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, चतुराई से तो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इंद्र, राज्य लिया है, पराक्रम थोड़ी दिया है, पराक्रम अभी है मेरे पास, आजा 2-2 हाथ कर लेते हैं पता लग जाएगा। तो इंद्र को फिर उन्होंने कहा कि ये देख मांगने के लिए कौन आया, तीनों लोगों का अधिपति, जिससे सब मांगते हैं वो मेरे पास आया मांगने के लिए, कितना बड़ा सौभाग्य। दूसरा सौभाग्य, मांगा क्या? तीनों लोग, जिससे बढ़कर देने के लिए संसार में कुछ है नहीं, इससे बढ़कर कुछ दिया नहीं जा सकता, उसका भी सौभाग्य। और मिला क्या? बलि को क्या मिला? बलि को भगवान ने वचन दिया। क्या वचन दिया? कि तेरी 7 पीढ़ी आने वाली है और पिछली 7 पीढ़ी की डायरेक्ट एंट्री है वैकुंठ में। 14 पीढ़ियों को एकदम से चुड़ गया। और दूसरा वचन क्या दिया? बोला जब भी कोई संकल्प पूर्वक तेरा नाम लेकर के मुझको पुकारेगा तो मुझे बंधना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसकी बात को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो इसलिए संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते, वचनबद्ध है वहां परमात्मा। आप अगर सत्य के लिए, न्याय के लिए, नीति के लिए आप संकल्पित होते हैं तो फिर वो व्यवस्था परमात्मा की हो जाती है। बस उसमें ध्यान यही होना चाहिए कि वो काम प्रकृति का हो। तो आप संकल्प लेकर के अपने जीवन में बदलाव अगर करना शुरू करेंगे तो आपको बदलाव में भगवान मदद करेगा, और आप देखेंगे कि परिस्थितियां अनायास ही आपके लिए बदलती चली जाएंगी, सहयोग आपको मिलता चला जाएगा, आपके ऊपर अनुदान वरदान बरसते हुए चले जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ठीक है, अब आपका कोई प्रश्न हो